वर्चुअल ऑटिज्म ऑटिज्म की एक फॉर्म होती है जो ज्यादातर स्क्रीन की वजह से होता है। मोबाइल फोन की स्क्रीन हो सकती है, कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, आपके आईपैड की स्क्रीन हो सकती है, आपकी एलईडी की यानी आपके टीवी की स्क्रीन हो सकती है। यानी स्क्रीन कोई भी हो, आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। वर्चुअल ऑटिज्म कोई एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस नहीं है, यानी डॉक्टर इसे एज ए डायग्नोस्टिक टर्म यूज नहीं करते हैं, लेकिन एज ए टर्म यूज कर सकते हैं इसको। और ये आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है टर्म, क्योंकि 2020 के बाद जब से मोबाइल फोन स्क्रीन, आपके ऑनलाइन पढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा आ गई हैं, तब से आप ये समझिए कि ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा आने लगी है। और फ्री का इंटरनेट जब से आपको मिलने लगा है, तब से तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अब मोबाइल फोन की स्क्रीन देखने में और बड़ी स्क्रीन यानी एलईडी की स्क्रीन देखने में, कंप्यूटर की स्क्रीन देखने में, आईपैड की स्क्रीन देखने में क्या फर्क होगा, ये हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की है जिन्होंने हमें काफी सारी चीजें बताई हैं। और ज्यादातर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल के ऊपर, कोई किताबों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई स्टडीज नहीं हो रखी है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं आप लोगों से सुनता हूँ वही आप लोगों को बताता हूँ अवेयर करने के लिए। इसलिए किसी स्टडी के चक्कर में ना पड़े, कोई किताब पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं कंपेयर करता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे ये महसूस होता है कि अगर आप एलईडी यानी टीवी में स्क्रीन देखते हो, या कंप्यूटर में स्क्रीन देखते हो, आईपैड में देखते हो, फिर मोबाइल की स्क्रीन में देखते हो, बहुत डिफरेंस है। मोबाइल की स्क्रीन देखने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल क्लोजली आपके यहाँ फेस के पास है और बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपकी आंखें और स्क्रीन, बस ये है। उससे क्या होता है कि आपका बच्चा जल्दी हिप्नोटाइज होता है, यानी बच्चा वो जल्दी स्क्रीन के अंदर खो जाता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी थी ना बचपन में, एलिस इन वंडरलैंड, कि एलिस एक पेड़ के तने से अंदर की तरफ एंट्री करती है, वहां जाती है, एक खुला सा मैदान होता है, उसके बाद वो बहुत ही अलग लाइफ देखती है वहां पर, विच इज नॉट नियर टू नेचुरल लाइफ। इसी तरह से क्या होता है कि आजकल के बच्चे वो तो करते नहीं एक्सपेरिमेंट, बस स्क्रीन देखते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन जब बच्चा देख रहा है, उसका ब्रेन सिंगल टास्किंग है। जब आप उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हो, स्क्रीन देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो लगा रहता है, तो वो भी उस वर्ल्ड के अंदर एंट्री मार लेता है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड नहीं है। वो उस वर्ल्ड का एक पार्ट अपने आप को समझने लगता है, उन कार्टून्स को, उन एनिमेशंस को, उस कोकोमेलन को अपना एक हिस्सा समझने लगता है, उसे रियलिटी समझने लगता है, और जो रियल लाइफ है उससे वो दूर होने लगता है। तो एक तरह का हिप्नोटिक प्रोसेस है, यानी बच्चा कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चला जाता है। आपके माइंड की, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके माइंड की, यानी ब्रेन इज परफेक्टली नॉर्मल। यानी ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे इसको, इसको साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलेंगे जो वर्चुअल ऑटिज्म से कनेक्टेड है। हालांकि अभी बहुत सारी स्टडीज नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्शियसली उसने स्क्रीन देखना शुरू किया था। आपके माइंड की 3 लेयर होती है। स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। यानी हम न्यूरोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो माइंड की यानी साइकोलॉजी की, आपकी साइकी की 3 लेयर्स होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। आप मुझसे बात कर रहे हैं, कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, मेरी बातों को परसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब आप अपने किसी फेवरेट आईपीएल मैच को देख रहे हैं या कोई फेवरेट एनिमेशन देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि आप उसके अंदर एंग्रोज्ड हैं, और आप साइड में बैठे हुए जो इंसान है उसको हाँ हूँ हो तो कर देते हैं, लेकिन आप उसकी बात को परसीव और प्रोसेस नहीं करते। उसकी वजह से आप अपने ब्रेन में उसे स्टोर नहीं करते। इसी तरह से ये बच्चे क्या करते हैं, कॉन्शियसली क्या करें, स्क्रीन देख रहे हैं, सब कॉन्शियस में रियल वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसे परसीव करना बंद कर देते हैं और सारा कुछ यहीं से परसीव करते हैं, अपने आप को इन एनिमेशंस का एक पार्ट मानने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे आपके जब डेवलप करते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे आती है, जो स्क्रीन बहुत देखते थे, तो जो वो बच्चे क्या होता है, स्क्रीन से सीखने की वजह से वो इंडियन या एशियन एक्सेंट में नहीं बोलते, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं बोलते, वो 1 2 3 4, वो बिल्कुल वही एक्सेंट यूज करते हैं जो उन्होंने वो स्क्रीन से देखा। तो एंग्रोस होने की वजह से वो स्क्रीन में खोते चले जाते हैं, अपने आप को उस वर्चुअल वर्ल्ड का पार्ट समझना शुरू कर देते हैं, और आप लोगों से धीरे धीरे डिसइंटेग्रेट करना शुरू कर देते हैं। यानी जो उसकी इंटेग्रेशन थी एनवायरनमेंट में, वो डिसइंटेग्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और ग्रेजुअली वो बच्चे उसी चीज के अंदर गुम हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि आप देखते हो एक रनिंग का इनके अंदर एलिमेंट होता है, बच्चे इधर से उधर भागते रहते हैं। आपको लगता है अचानक से ये क्यों भाग रहा है, लेकिन वो उन कैरेक्टर्स के पीछे भागने की कोशिश करे, क्योंकि जब स्क्रीन छोड़ा
तो स्क्रीन छोड़ने का 3 घंटा स्क्रीन देख लिया, स्क्रीन छोड़ने के बाद क्या हुआ कि वही सारी की सारी इमेजेस उसके आसपास घूम रही हैं, वो सारे कार्टून उसके आसपास घूम रहे हैं। तो अब वो क्या करता है, उन कार्टून्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उन एनिमेशंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टिक करके नहीं बैठते, भागते दौड़ते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टिमिंग आती है। स्टिमिंग में क्या होता है कि ये नॉन मीनिंगफुल साउंड होती है, सेल्फ स्टिमुलेटरी साउंड होती हैं, जो वर्बल स्टिमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है, बच्चे खुद को स्टिमुलेट करते रहते हैं, यानी खुद से ही वो सारी की सारी चीजें, वो सारा का सारा स्टॉक जो यहाँ इकट्ठा हुआ हुआ है, जिसकी रेगुलेशन बिल्कुल नहीं हो रही है, वो सारी की सारी इमेजिनेशन, वो सारी की सारी इमेजेस, वो सारी की सारी आवाजें जो उन्होंने वो सुनी है, वो एक तरह से ब्रेन में आपके आपके माइंड में इकोलैलिया करती रहती है, दौड़ती रहती है, इधर से उधर भागती रहती है। उन सारी साउंड्स को वो अटर करने की कोशिश करते हैं नॉन मीनिंग। अगर अचानक बैठे हुए ऊ आ ओ ये वाह 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 वाह, इस तरह की साउंड्स वो निकालते रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद देयर कैरेक्टर्स, जो उन्होंने कैरेक्टर्स अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जिस वर्ल्ड का वो अपने आप को पार्ट समझने लगे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर। आपके लिए नॉन मीनिंगफुल हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो मीनिंगफुल है। अचानक बैठ करके हंसने लगेंगे, आपको लगेगा क्यों हंस रहा है, हंसने की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन कैरेक्टर्स को देख करके कोई इंटरेस्टिंग चीजें इनके दिमाग में आएंगी, शुरू हो जाएंगे हंसने के लिए, आपको लगेगा पता नहीं क्यों हंसता चला जा रहा है। तो एक डिफरेंट वर्ल्ड का ये पार्ट बन जाते हैं। इन बच्चों में बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है, टिक करके ये बैठते नहीं है, अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट सब लूज हो जाता है, नेम रिस्पॉन्स तक लूज हो जाता है, आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल देते नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करते नहीं है, कमांड फॉलोइंग चली जाती है। तो ये रिग्रेशन जो है, यूजुअली जब बच्चे को आप 6-7 महीने की उम्र से स्क्रीन देना शुरू करते हो, 1 साल की उम्र से स्क्रीन देना शुरू करते हो, तो यूजुअली 2 साल, 2.5 साल, मैक्सिमम 2.5 साल तक देखने में आया कि रिग्रेशन आ सकता है। उसके बाद चांसेस कम होते हैं, तो ये रिग्रेशन आने लगता है और धीरे धीरे बच्चे जो उन्होंने सीखा होता है उसको भी वो भूलने लगते हैं, वो भी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है, और बच्चे एक नया पैटर्न, नया वर्ल्ड डेवलप करते हैं अपने आसपास, जिससे कि आपको ये महसूस होता है कि यार ये बच्चे तो बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स करते थे, सारा कुछ करते थे, अब क्या हो गया। बाद में आपको जाकर के पता चलता है कि ये स्क्रीन की वजह से हुआ है। तो स्क्रीन की वजह से जितने भी ऑटिज्म आते हैं, इनमें बेस्ट बात क्या होता है, ये सारे बिहेवियर्स और इन सारी इमेजिनेशंस को आप पुराना ना होने दें, फटाफट से रिकॉग्नाइज करके डायग्नोज करके आगे बढ़े और काम करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को 1.5 साल की उम्र में आपने डायग्नोज कर लिया है कि इसको स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने मेंटोर से, अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के घर पे उसे मैनेज करना शुरू करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप थेरेपी सेंटर में ट्रेनिंग के लिए मत लेकर के जाइए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लीजिए, अपना काम करना शुरू कर दीजिए। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से आपको अच्छे से गाइड किया जाता है, आपको अच्छी चीजें बताई जाती हैं, आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं जो इन बच्चों को वापस एसोसिएट करना शुरू करते हैं डे टू डे लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से, रियल लाइफ से। अदरवाइज ये बच्चे अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं और यही प्रॉब्लम्स आपके सामने आई रहती है। इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में आपको ये फैक्ट्स जानना जरूरी है। जितनी जल्दी आप डायग्नोस करके काम करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी निकाल लेंगे आप इन बच्चों को बाहर, क्योंकि वो इमेजिनेशंस, वो बिहेवियर्स, वो सेंसेस, वो सब चीजें पुरानी नहीं होंगी, वो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। सो कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी रिकवरी मोड पर लेकर के आइए, ताकि आपके बच्चे नॉर्मल लाइफ में जाकर के इंटेग्रेट कर सके और नॉर्मल हो सके। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए। ये वीडियो नंबर 1198 था, जल्दी 1200 वीडियोस भी कंप्लीट होंगे। थैंक यू वेरी मच।